आपकी बात अलग है दीदी। सब जानते हैं आपसे मिलकर मुझे खुशी होती है, बल्कि आप अगर नीचे से ही लौट जाती तो मुझे बेहद दुख होता, क्योंकि मैं जानती हूँ आप क्या कहने आई थी। बताओ, मृणाल की बात पक्की हो गई है, ठीक है ना? तुमने कैसे जाना? आपके चेहरे से ही पढ़ लिया था। आपके कमरे में आते ही जान गई थी, पर सोचा पहले अपनी खबर सुना दूं, फिर आपकी सुनूंगी। उसके कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि मुझे बरबस हंसी आ गई। शोक और संजीदगी का जो आवरण ओढ़ रखा था गिर पड़ा। कमरे में आने के बाद पहली बार मैंने खुलकर सांस ली। और सुनाइए, उन लोग को आपने कैसे पटाया? मैं जैसे इस छड़ की बाट ही जोड़ रही थी, फौरन शुरू हो गई। जैसे यह सब कहे बिना मुझे चैन भी नहीं आता। वहां का सारा हाल बयान करने के बाद मैं घर परिवार का वर्णन करने बैठ गई। संयोग से उनका सारा कुनबा इन दिनों यहाँ इकट्ठा था। मुझे सबको देखने सुनने का मौका मिल गया था। जया, मृणाल की मौसेरी सास तो एक नमूना है। अच्छा हुआ तुम साथ नहीं गई, नहीं तो मृणाल की हंसी पर काबू पाना मुश्किल था। शायद इसी वजह से शादी टूट जाती। अच्छा, उनमें ऐसी क्या खासियत है? अरे, पढ़ी लिखी तो कुछ खास है नहीं, पर दिन भर अंग्रेजी की टांग तोड़ती रहती हैं। हमारे यहाँ तो सर्वेंटों की बहुत प्रॉब्लम है। ये पिक्चर्स तो लेडीजों के लायक है। हमारे चिल्ड्रन तो बहुत शैतान हैं। मैंने ठीक ही कहा था। मेरे मुंह से सुनकर जया को भी हंसी का दौरा पड़ गया। वहां तो पता नहीं क्या करती। जया की हंसी एकाएक थम गई। मैंने पलट कर देखा, दरवाजे पर छोटी भाभी खड़ी थी। यह किस बात पर इतनी हंसी आ रही थी? उनके स्वर में उपालंब था। मैं तो शर्म से गड़ ही गई। जया ने जैसे मुझे उबारते हुए कहा, भाभी, मृणाल की शादी तय हो गई है। दीदी ने लगे हाथ सगाई की रस्म भी निपटा दी है। चलो, यह तो अच्छा हुआ। भाभी ने निर्लिप्त भाव से शिष्टाचार निभाया। उनमें कहीं कोई खुशी का भाव न था, न उन्होंने घर भर के बारे में ही कुछ पूछा। मैं एकदम उठ खड़ी हुई। जया, अब चलूंगी, बहुत देर हो गई। इस बार जया ने मुझे रोकने का प्रयास नहीं किया। भाभी पता नहीं किस काम से ऊपर आई थी। उसे भूलकर मेरे साथ ही नीचे उतरने लगी। 20 सीढ़ियों पर बोली, दीदी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? कहिए। ऐसे शुभ कार्य की चर्चा आज इस घर में नहीं करनी थी। इससे अपशगुन होता है। चर्चा मैंने नहीं, जया ने ही चलाई थी भाभी। उसने पूछा तो मुझे बताना पड़ा, नहीं तो शायद मैं वैसे ही लौट जाती। पर भाभी, मैं यह नहीं मानती कि इससे अपशगुन होता है। अब आप नए जमाने की हो, तो आप क्या कोई पुरखा पुरनिया हो? आप इन ढकोसलों पर विश्वास कर लेती हैं। यह ढकोसला नहीं, रिवाज है दीदी। यह कैसा रिवाज? जिस आदमी का इस घर से कोई संबंध नहीं था, जया कभी जिसकी देहरी पर नहीं चढ़ी, जिसके नाम से उसने मांग नहीं भरी, मंगलसूत्र नहीं पहना, 20 साल से जिसकी शक्ल भी नहीं देखी, उसका मातम आप लोग क्यों मना रहे हैं? क्यों उस पर लाद रहे हैं? मरने वाला हाड़ मांस का आदमी था दीदी। दुनिया में रोज सैकड़ों हाड़ मांस के आदमी मरते हैं भाभी, लेकिन सबके साथ हमने फेरे तो नहीं लिए होते। मैं हतबुद्ध होकर उन्हें देखती रह गई। उसके बाद उस घर में एक पल भी ठहरना मेरे लिए दुर्लभ हो गया। मेरी सारी खुशी हवा हो गई थी। मन इतना भ्रांत हो गया था कि घर लौटकर मैंने नौकर को बिना बात के डांट दिया। कमरे की बेतरतीबी पर मृणाल को इस बुरी तरह झिड़की कि वह सिसकने लगी। खाने की मेज पर इनसे बिना वजह ही लड़ बैठी, पर सबने मुझे माफ कर दिया। सब समझ गए थे कि अब मुझ पर शादी का टेंशन आ गया है और महीना भर किसी की खैर नहीं है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं केवल मृणाल की शादी के बारे में ही सोचती रही हूँ। रात में सपने भी उसी के देखती रही हूँ, पर आज की रात जया के नाम थी। मेरे मानस पटल पर उसकी शादी के कई चित्र बनते बिगड़ते रहे। मैं उस शादी में उपस्थित नहीं थी। हम लोगों का परिचय तो बहुत बाद में हुआ, पर जो सुना था वह मेरी कल्पना शक्ति के लिए काफी था। बहुत ऊंचे घर में जया का संबंध हुआ था। 4 भाइयों का परिवार था। बड़े भाई पिता के साथ घर का कारोबार देखते थे। बीच वाले दोनों इंजीनियर थे। जया का दूल्हा सबसे छोटा और फिलासफर किस्म का था। जया के पिता वहां 2 बार गए, पर उनसे बात नहीं हो पाई।
उन्होंने लड़कों से कहा, हो सकता है मेरा लिहाज करता हो, संकोच के मारे न बोलता हो, तुम लोग जाकर मिल तो आओ। ऐसा न हो कि वह हकलाता हो या गूंगा बहरा हो। जया के भाई गए और तसल्ली करके घर लौट आए। गूंगा बहरा तो नहीं है, पर हाँ घुन्ना है, बहुत कम बोलता है। अरे उसे तो हमारी जया 15 मिनट में तोता बना देगी, बड़ी भाभी ने कहा। सबने चैन की सांस ली और तैयारी शुरू कर दी। बारात बड़ी धूमधाम से आई थी। चारों सुदर्शन भाइयों को देखकर लोगों को राम जी की बारात याद आ गई थी। चढ़ावा तो ऐसा था कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। शिकायत थी तो सिर्फ लड़कियों को। वर के तीनों भाई उसे इस तरह घेरे हुए थे कि छेड़खानी करने का मौका ही नहीं मिलता था। जयमाल तक तो ठीक था, पर जब बाकी रस्मों पर भी वे बॉडीगार्ड की तरह साथ लगे रहे तो मेरी बहन ने चुटकी ली, आप लोग पांडव की तरह फेरे भी साथ ही लेंगे क्या? इस फिक्रे पर वे लोग थोड़ा झेपे, थोड़ा पीछे हटे, पर कितनी सी देर की। उसके तुरंत बाद ही तो वह अघट घट गया। गठजोड़ी करके सप्तपदी के साथ इन लोगों ने अग्नि की परिक्रमा शुरू ही की थी कि दूल्हा गो गो करता गिर पड़ा। आंखें कपाल पर चढ़ गईं और मुंह से झाग सा निकलने लगा। किशोरी नौबत तो यह दृश्य देखते ही मूर्छित हो गई। मेहमानों में 1-2 डॉक्टर भी थे। वे दौड़ कर आए, मुआयना किया और बताया, घबराने की कोई बात नहीं है, मिर्गी का दौरा है, 1-2 घंटे आराम कर लेने दीजिए, ठीक हो जाएगा। 2 घंटे तक क्या कोई चुप रहता है? जितने मुंह उतने बातें होने लगी। किसी ने कहा कि बचपन से ही ऐसे फिट्स आते रहे हैं, तभी तो कभी स्कूल नहीं भेजा, घर पर ही सारी पढ़ाई करवाई है। किसी ने कहा हाई स्कूल तक तो सब ठीक था, उस साल फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, तो किसी ने टुटका करा दिया, बस उसके बाद सब गड़बड़ हो गया। एक ने बताया कि परीक्षा में दौरा पड़ जाने से उसका बीए का रिजल्ट खराब हो गया, उसका दिमाग पर असर पड़ा है। किसी ने यहाँ तक बताया कि परीक्षा हाल में ही दौरा पड़ जाने से उसकी प्रेमिका पर राज खुल गया, उसने शादी से मना कर दिया। हताशा में लड़के ने नींद की गोलियां खा ली। मौत तो नहीं आई, पर एक अपशब्द जीवन दे गई। इस बहसबाजी का सार यही था कि लड़का नीम पागल है, उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसके पास बीए की डिग्री थी, यह उसने कैसे हासिल की यह कोई नहीं जानता था। हैरत की बात तो यह थी कि वर के परिवार वाले इस विषय पर मौन साधे थे। वे तो ऐसा अभिनय कर रहे थे जैसे उन्होंने मिर्गी का यह दौरा पहली बार देखा हो। जया के पिताजी ने फिर ज्यादा सोच विचार नहीं किया, साफ कह दिया कि ऐसे झूठे और दगाबाज लोगों के घर में अपनी लाडली को नहीं भेज सकता। मैं उसे जिंदगी भर खिलाने का हौसला रखता हूँ। उसके दोनों भाई भी खम ठोक कर खड़े हो गए। बारात बिना दुल्हन के ही विदा हो गई। मैं उन लोगों को दोष नहीं देती दीदी, जया अक्सर मुझसे कहती। उन लोगों ने जो कुछ किया स्वार्थ के वशीभूत होकर किया। उन्होंने सोचा ही था शायद बहू के पुण्य प्रताप से या सेवा चाकरी से लड़का लाइफ पर आ जाएगा। अगर पिताजी इतनी हठधर्मी न करते तो मैं भी भावुकतावश जाने का निर्णय कर लेती, तो हो सकता है स्थिति में कुछ सुधार भी आ जाता। सिनेमा में उपन्यासों में ऐसा होता भी तो है। पर दीदी मुझे तो उन लोगों पर तरस आता है, गुस्सा आता है जिन्होंने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। वे लोग तो हमारे रिश्तेदार थे, इन लोगों के पड़ोसी थे, वे सब कुछ जानते थे, पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, बल्कि यह रिश्ता भी उन्हीं लोगों ने सुझाया था। नहीं तो इतनी दूर हम क्यों जाते? दूरी के कारण ही पिताजी ठीक से अता पता नहीं कर सके। वे तो अपने बंधु बांधवों के भरोसे निश्चिंत बैठे रहे। उन्हें क्या पता था कि वे लोग इस तरह पीठ में छुरा भोंक देंगे। बंधु बांधव और करते ही क्या हैं? मैं कहती, इसीलिए तो कौरव पांडव की कहानी बराबर दोहराई जाती है। दुनिया में रोज महाभारत होते हैं। इस हादसे के बाद साल भर तक जया घर में मुंह छिपाए बैठी रही। पर इस तरह कब तक चलता? कभी तो उस खेल से बाहर आना ही था। उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने फैली पड़ी थी। मन को मजबूती से थामकर उसने बीए की पढ़ाई पूरी की, फिर एमए में गोल्ड मेडल लिया
और हमारे कॉलेज में लेक्चरर हो गई। मैंने और उसने एक ही दिन ज्वाइन किया था। हमारी नौकरी और दोस्ती की शुरुआत साथ ही हुई थी। हम दोनों की आयु में अंतर था, परिस्थितियां भी भिन्न थी। नौकरी मेरे लिए मजबूरी नहीं थी, एक भरी पूरी गृहस्थी थी मेरी। 2 बच्चे थे, पति अच्छे ओहदे पर थे, लेकिन मैं अपनी डिग्रियों पर जंग नहीं लगने देना चाहती थी। 2 बच्चों के बाद ही मैंने विराम ले लिया था और करियर की शुरुआत की थी। लेकिन परिस्थितियों का यह अंतर हमारे बीच में बाधक नहीं बना। एक बार मन मिल जाए तो बाहरी चीजें गौड़ हो जाती हैं। हो सकता है हमारा कोई पूर्व जन्म का ही संजोग रहा हो। कितनी जल्दी हम एक दूसरे से घुल मिल गए। मेरे बच्चे तो उसकी आंख के तारे थे। मजाल है जो कोई फरमाइश अधूरी रह जाए। मम्मी ने जरा सी कंजूसी नहीं की कि फौरन जया मौसी के पास शिकायत पहुंच जाती। अपने बच्चों को डांटना भी मेरे लिए कठिन था। फौरन मुझे जया की डांट खानी पड़ती। वह अपने मन का सारा संचित स्नेह गौतम और मृणाल पर लुटा रही थी। उनके लिए टॉफियां और खिलौने तो आते ही थे। हर साल सालगिरह पर एक नया स्वेटर भी वे पाते थे। मुझे जब जब पीहर की याद आती, मैं उसके घर चली जाती। अम्मा जी मुझे खूब प्यार करती थी। उन्होंने एक तरह से मुझे अपनी बड़ी बेटी ही मान लिया था। उनकी दोनों भाभियां भी मेरा खूब स्वागत करती, मीठे उलाहने देती, तो नए नए व्यंजन भी खिलाती। जया सचमुच ही भाग्यवान थी, नहीं तो ऐसे सहृदय भाई और स्नेही भाभियां अब कहाँ मिलती हैं। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।